नमस्कार दोस्तों। अब मोदी सरकार ही नहीं, मोदी के सबसे बड़े सेनापति पर भी हमला होने लगा है। अब सरेआम टिप्पणी होने लगी है प्रधानमंत्री के कार्यों पर। अब सरेआम चर्चा होने लगी है उस झूठ पर। अब सरेआम चर्चा होने लगी है धार्मिक स्थानों से चोरी पर। और लगातार हो रहे अन्याय पर, और उस अन्याय पर लड़ने के लिए राहुल गांधी तो खड़े ही थे, उनकी बहन भी बोल रही हैं और बोल रहा है पूरा इंडिया गठबंधन। जी हां, इंडिया जब बोलता है तो मोदी सरकार हिलती है। वही हो रहा है। आपको याद होगा, चंद दिन पहले अमित शाह पुणे गए थे और पुणे में उन्होंने कहा था सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार का जो सरगना है और सारे भ्रष्टाचारियों का जो सरगना है वो शरद पवार। वो ये कह तो आए थे, वह भूल गए कि सरकार चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, डीआरआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस या जो भी है वो सब नरेंद्र मोदी के अंडर में है, उनकी डबल इंजन की सरकार के अंडर में है। तो फिर शरद पवार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? और जिन अजीत पवार पर वो आरोप लगाते थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते थे कि उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिन पर आरोप लगाते थे देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजीत दादा चक्की पीसिंग जेल जाएंगे सरकार आते, वो सब मौन क्यों है? लेकिन वो बूढ़ा बब्बर शेर मौन नहीं है। आज वो एक किताब के विमोचन के एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पर पहुंचकर शरद पवार ने कहा कि जिस शख्स को अदालत ने तड़ीपार किया था, 1 साल तड़ीपार रहा था, जिसके खिलाफ तमाम सबूत अदालतों में पेश किए गए, आज वो गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के पद पर बैठा है। और जब ऐसे लोग बैठे हो तो किस उसकी उम्मीद करेंगे आप? उससे तड़ीपार से यही भाषा निकलेगी, इसी तरह की बात करेगा। यदि हिम्मत है तो कर ले गिरफ्तार, बता दे मैंने क्या भ्रष्टाचार किया है। आवाज जवाब किसी के पास नहीं है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन यह गूंज रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, और चुनाव है झारखंड में, और चुनाव है जम्मू कश्मीर में। इन 4 राज्यों में चुनाव, और चारों राज्यों में अब जनता सवाल कर रही है, नेता आक्रामक है। चाहे झारखंड में हो, झारखंड में कमोवेश इसी तरह से शिबू सोरेन जो वहां के शेर हुआ करते थे, उनके बेटे हेमंत सोरेन कर रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने गिरफ्तार करके मेरा क्या किया। 5 महीने जेल में रखा, बगैर अपराध के रखा, झूठे आरोप लगाए और अदालत में एक चीज नहीं दिखा सके। यही बात मैंने विधानसभा में कही थी। और वो कह रहे हैं कि किस तरह डरपोक है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो ऐसी हरकतें करते हैं। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों के नेता लगातार सवाल कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तिवारा सत्ता में आए
50 दिन नहीं हुए, और 50 दिन नहीं हुए और 14 आतंकी हमले हो चुके हैं। 14 आतंकी हमले उसी जम्मू कश्मीर। 1.5 दर्जन के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हमारे सैनिक अग्निवीर, और 1.5 दर्जन से अधिक मर चुके हैं वहां के नागरिक। 2 दर्जन के करीब सैनिक घायल हैं। यह हो रहा है, इस तरह से बनाया है, इसे कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को न जाने क्या बना दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का हक भी छीना और शांति भी छीनी है। इतने हमले कभी नहीं हुए थे, इस तरह घटनाएं कभी नहीं होती थी, हो रही हैं, और सरकार डरी हुई बैठी है। उधर लद्दाख में कब्जा किया जा रहा है चीन द्वारा, निर्माण किए जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं निकल रही है। इतना कायर है क्या प्रधानमंत्री? सोचिए आप, ये सवाल ये उठ रहे हैं क्षेत्रों से, उन्हीं क्षेत्रों से जहां पर सारी सच्चाई सबको पता है। और उसके बाद हरियाणा में अमित शाह जाते हैं, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेके सब पर कमेंट करते हैं। पिछले 10 साल से न सिर्फ केंद्र में, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन सरकार के बाद में यदि इतने ही सबूत थे तो आज चुनौती देती है कांग्रेस कि गिरफ्तार कर लेते तुम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, गिरफ्तार कर लेते प्रियंका गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को, या कांग्रेस के किसी और बड़े नेता। आपने छोटे छोटे से वो मोहरे पकड़े हैं और उनके आधार पर आप झूठ बनाना चाहते हो, झूठे बयानों के जरिए लोगों को फंसाना चाहते हो। जैसे पी चिदंबरम को आपने एक झूठे बयान पे, एक कन्विक्टेड महिला के, उसके आधार पर, जो अपनी ही बेटी की हत्यारी थी, उसके बयान बना करके आपने जेल में कस्टडी में लिए गए बयान को एक आधार बना करके आपने गिरफ्तार किया था, जेल में रखा था। कोई सबूत नहीं आज तक दे सके। तो यह बताता है राहुल गांधी को बदनाम करते रहे, एक सबूत नहीं दे सके, तो चुनौती दी जा रही, क्योंकि सोहराबुद्दीन के फर्जी इनकाउंटर मामले में आरोपी थे अमित शाह। नरेंद्र मोदी पर यह था कि उनके इशारे पर यह सब खेल हो रहे थे, दंगे फसाद और न जाने क्या क्या। गुजरात की वसूली से लेके सब कुछ रैकेट चल रहा था। कौन चला रहा था, किस पर आरोप था? अदालत में पेश था, सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था, किसी और ने नहीं। सत्ता बदली, निजाम बदला, तो सीबीआई सहित सारे लोगों ने जाके सरेंडर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। नहीं तो यदि सबूत जो थे वो पेश हो जाते, सबूत सामने थे, तब बच के दिखाते तो जाना जाता। आज ये चुनौती जब शरद पवार दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उधर अनिल देशमुख बता रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को फंसाने के लिए साजिश की गई थी, किस तरीके से उनसे जबरन कहा जा रहा था कि आप साइन कर दो ये एफिडेविट, जिससे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे को फंसाया जाए और फर्जी मुकदमे में फंसा करके उन्हें आरोपी और बलात्कारी और हत्यारा सब कुछ दिखा दिया जाए, अवैध वसूली वाला दिखा दिया। अब आप इससे समझ सकते हैं इस तरह साजिश रची जाती, तो वही साजिश रची जाती। तो आज चुनौती मिलने लगी है और आवाज बुलंद होने लगी है, जो आज से कुछ महीने पहले तक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि आज विपक्ष में इतनी ताकत है कि वो खुल के बोल पाता है और खुल के हर बात कह पाता है। इसीलिए शायद प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल
जो कर रहा है गाजा में वो शर्मनाक है मानवता के लिए। वहां पर निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग, नागरिक मारे जा रहे हैं, लगातार कत्लेआम हो रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है, और पश्चिमी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें कब्जा करना है। और ऐसे में मानवता को बचाने के लिए हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जब यह बातें आती हैं तो निश्चित रूप से घबराहट होती है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनका स्टैंड तो बिल्कुल उलट रहा है अब तक, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और दूसरी जगह। लेकिन अब विपक्ष इतनी ताकत से आया है कि वो नरेंद्र मोदी को आईना दिखा देता है। जब वो आईना दिखाता है तो वो घबराते हैं, और वो घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। इधर राहुल गांधी जननायक बन के जो कर रहे हैं उससे माहौल और बदल रहा है। तो आज नीति आयोग की बैठक थी, बजट पेश होने के बाद में पहली बैठक थी, इस सरकार की पहली बैठक थी। तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने जो विजन प्रस्तुत किया गया था कि 2047 में विकसित भारत, कितने लोग जिंदा रह जाएंगे, 2047 तक जीवित रहने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, व्यक्ति को उसका पौष्टिक आहार मिलता रहे, और उसे काम धंधा जो भी कुछ है करने का अवसर मिलता रहे, कर्ज और दूसरी चीजों से बचा रहे। यह नहीं हो रहा है। आज स्थिति है, कथा पढ़ते पढ़ते इंदौर में एक कथावाचक पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीके लगे हैं वो टीके पता नहीं कब किसकी जान ले लेंगे, आपको आइडिया ही नहीं। हृदयघात, मानसिक विकार और न जाने क्या क्या फैल रहा है, वो टीके नरेंद्र मोदी ने लगवाए। और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की दूसरी समस्याएं, असमानताएं इतनी खड़ी हैं कि तमाम लोग अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। इधर आतंकी मार रहे हैं, उधर लोग अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। रोज स्टूडेंट रहा है, दूसरे मर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बाढ़ आ गई है। और जब मरने वाले ऐसे लोग हों तो उन पर बात होनी चाहिए थी, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस बजट में न किसानों के लिए कुछ है, न स्वास्थ्य के लिए, न जवानों के लिए है। फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं हम युवा सेना बनाना चाहते हैं। चूंकि हमारी सेना युवा नहीं थी इसलिए बड़ी समस्याएं थी। वो भूल गए कि हमारी इसी सेना ने आज तक सारे युद्ध जीते। 1947 से युद्ध शुरू हुए हैं, जो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे चीन से हो। एक युद्ध जो कथित तौर पे कहा जाता है कि हम हारे, हालांकि हमने कहीं पर हार नहीं मानी और उन्होंने कहीं पर जीत नहीं मानी। वो घुसे थे और फिर वापस लौट गए। कोई समझौता नहीं हुआ, कोई सरेंडर नहीं हुआ। वो 1962 का। लेकिन हमने चीन को हराया नाथुला में 1967 में। हमने चीन को हराया, हमने उनसे सिक्किम छीन लिया। हमने चीन को हराया और हमने उनसे नेफा छीन के अरुणाचल प्रदेश बना दिया। हमने पाकिस्तान को हराया, बार बार हराया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इसी सेना से। हमने इसी सेना से कारगिल जीता था, जिस कारगिल दिवस पर नरेंद्र मोदी यह कह रहे थे कि हमें युवा सेना, हमारे यहां ऑलरेडी युवा सेना, जो अदर्स हैं वो दूसरे काम करते हैं। सेना में बहुत सारे काम होते हैं। जो शहीद हुए थे कारगिल में वो युवा ही थे। और वीर अब्दुल हमीद से लेकर के आज तक जितने रहे हैं सब युवा थे। आपने उनका सम्मान घटाया, आपने उनका हक छीना है। जहां एक तरफ आप देख लीजिए कि सैनिकों को क्या क्या मिलता था, आप तो सब कुछ लेंगे,
लेकिन अग्निवीरों को कुछ नहीं देंगे। अग्निवीर बना करके भविष्य आप छीन रहे हैं, आप उनकी पेंशन छीन रहे हैं, आप उनका स्वास्थ्य छीन रहे हैं, आप उनके हक छीन रहे हैं और उन्हें मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि कई अग्निवीर अब तक आत्महत्या कर चुके, कई शहीद हुए। इसलिए आप पर अब सवाल उठने लगे, तमाम राज्यों में उठने लगे। यही वजह है कि नीति आयोग की जब बैठक हुई तो आपके इस जो यूनियन स्टेट्स ऑफ है, राज्यों का संघ है भारत, उसमें किस तरीके से आप गणराज्य की अवधारणा को खत्म कर रहे हैं, इसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि आपने सत्ता बचाओ अभियान के तहत सिर्फ बजट पेश किया है, कुर्सी बचाओ बजट, और जब वह बजट हो तो विरोध होता है। और इसीलिए तमाम राज्यों ने, इंडिया अलायंस के तमाम जो राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया नीति आयोग। यह भारत सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस देश के तमाम राज्य यदि हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो उसके मुंह पर यह तमाचा, प्रधानमंत्री खुद मीटिंग ले रहे और उस मीटिंग में एक ममता बनर्जी गई, उन्होंने बायकॉट नहीं किया, वो गई और मोदी के साथ बैठी। उन्हें जो टाइम बताया गया कि 20 मिनट बोलना है और फिर 5 मिनट पर उनका माइक बंद कर दिया गया। कहा गया इतना ही टाइम है केंद्र सरकार पर। स्वाभाविक सी बात है उनका गुस्सा। वो गई थी यह सोच के कि वो बोलेंगी, लेकिन उन्हें बोलने को नहीं मिला तो उन्हें बाहर आके बोलना पड़ा। वो मीटिंग छोड़ के चली आई और बाहर आकर के बोली कि मुझे जब बोलने नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है, तो आने का क्या मतलब। तमाम राज्य नहीं आए, मैं आई, लेकिन इसके बावजूद यह हुआ। तो आप इससे समझिए कि नरेंद्र मोदी को ऐसी चुनौती पहले कभी नहीं मिलती थी, पहले कभी इस तरह से नहीं होता था। आज हो रहा है क्योंकि संसद के अंदर भी खरी खोटी सुनाई जा रही है और संसद के बाहर भी सुनाई जा रही है। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है कि संसद में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। तो उन सांसदों में सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। एक कंगना रनौत जीत के आई है, वो सवाल उठाती है कि कल्चर और इस पर ये कुछ काम नहीं हुआ वहां, जबकि सरकार जिसका यह काम करना है वो नरेंद्र मोदी की है। और पहले जो जिस दौर की वो बात करती है तब सरकार बीजेपी की थी। यानी जिसको पता ही नहीं है कुछ, वो जब यह बात करती है तो सरकार भी गिरती है। तो पूरे सदन में इसको लेकर के नरेंद्र मोदी को घेर लिया गया कि मोदी सेम से विपक्ष को हथियार मिल गया। और इस तरह तमाम चीजें अब खुल के जब सदन में बोला जा रहा है, संसद के अलावा बाहर बोला जा रहा है, तो मोदी के लिए डर की स्थिति। आज देश इतना असुरक्षित हो गया है कि चाहे आप सड़क पे चलें, ट्रेन में चलें, हवाई जहाज में चलें, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है। कहां आपका जीवन सुरक्षित है आपको कोई पता नहीं। तो रेल की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं होगा, सड़कों पे आप मर जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। रोज बरोज जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आप उनकी संख्या देख ली, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 20-25 लोग न मरते। कहीं 8 मर गए, कहीं 6 मर गए, कहीं 5 मर गए, कहीं 2 मर गए। यह दशा है। इतनी असुरक्षित सड़कें, तब बड़े बड़े टोल लिए जाते हैं, लूटा जाता है। यह दशा है। लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। और लूट की स्थिति जब बात होती है तो लूट की स्थिति यह है कि केदारनाथ नहीं छोड़ा। इसको लेकर शंकराचार्य जी ने कहा था कि 228 किलो केदारनाथ जी का सोना गायब है। कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि वहां का अध्यक्ष जो बना दिया गया है वो बीजेपी का है और वो मनमानी कर रहा है।
उधर शंकराचार्य जी ने ही कहा कि काशी विश्वनाथ बाबा का भी सोना गायब, उसकी भी जांच हो। और ये दोनों चीजें तो उत्तराखंड कांग्रेस ने तो केदारनाथ बचाओ यात्रा शुरू कर दी है और वहां की कांग्रेस लीडरशिप और कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे हैं केदारनाथ बचाओ। केदारनाथ को बचाने के लिए हो रहा है। उधर नरेंद्र मोदी सरकार ने सारे विपक्ष की मदद लेकर के महिला सशक्तिकरण बिल पास किया था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस आधार पर महिलाओं से वोट लिए गए, लेकिन वायदा नहीं पूरा। तो इसको लेकर के 29 तारीख से महिला कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहा है। अब मोदी के लिए यह स्थिति हो गई है कि वो डर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो बैठी रहती थी। अब कांग्रेस आक्रामक है, लड़ रही है, क्योंकि उसका नेता राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर हैं, डरे हुए हैं, और डरे हुए खुद प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। यही वजह है कि वो संसद के सत्र तक में नहीं जा रहे। यह बताता है कि कितना डर गए। इसीलिए अब उन्हें सरेआम राष्ट्रीय स्तर के नेता कहने लगे हैं तड़ी पार, झूठा। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री को झूठा कहा जा रहा हो, गृह मंत्री को तड़ी पार कहा जा रहा हो सार्वजनिक तौर पे, तो इसका संदेश दुनिया में क्या जाएगा। जय